बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। पेट्रोल की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा वगैरह की जानिब से किया जा रहा है और गरीब आवाम मुसलसल पिस रही है। गरीब आवाम की पिस रही है और इस पिसते पिसते आवाम आज इतनी बेदार हो गई है कि अब तब्दीली का नारा लगाने वाली हुकूमत पर उंगलियां भी उठने लग गई है। दूसरी जानिब एक और नया निज़ाम या नया कानून लाया जा रहा है जो कराची में अभी तक तो नहीं आया मगर पंजाब में और कोयटा में ज़रूर आया, और वो था वैक्सीनेशन कार्ड दिखाकर पेट्रोल भरा जाएगा। जो भी अगर पेट्रोल भरवाने आएगा तो उसे वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद वो पेट्रोल डलवाएगा। मगर पंजाब में नाकामी के बाद जब कोयटा की तरफ गए तो कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल पंप बंद रहे। आखिरकार वहाँ से भी वैक्सीनेशन कार्ड की शायद सहूलियत दे दी गई। ऐसा लग रहा है कि कराची में भी ये वबा ना आ जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कारोबार तो वैसे ही मुतासर रहा है और CNG एसोसिएशन वाले बार बार हुकूमत से मुतालबा करते रहे कि गैस की बंदिश भी है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, और फिर हफ्ते में 2 या 3 दिन जो है वो CNG बंद कर देना से काफ़ी नुकसान होता है हुकूमत को भी और पेट्रोल पम्प और CNG एसोसिएशन वालों को भी। इसी हवाले से आज हमारा प्रोग्राम थे और प्रोग्राम में बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। समीर नजमुल हसन साहब जो हैं कोऑर्डिनेटर हैं सिंध जोन ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन। यकीनी तौर पे नजमुल हसन साहब जो हैं हमसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज मौजू CNG और पेट्रोल पम्प के हवाले से। समीर नजमुल हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर साहब ये बताइएगा कि CNG के हवाले से आज हम बात करेंगे, पेट्रोल के हवाले से बात करेंगे, तो मुल्क में कारोबारी सूरत हाल क्या है? पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ से करते हैं। देखें, कारोबारी हालात तो अगर आप पिछले साल जब मार्च में कोविड आया उस वक्त से लेकर अब तक देखें तो कारोबारी हालात तो दिन ब दिन बद से बदतर ही होते चले जा रहे हैं। चाहे बड़ा कारोबारी अशखास हों, चाहे छोटे का मिडिल वाले हों या लोअर क्लास वाले, हर कारोबार वाला इस वक्त शदीद तरीन मुतासर हो। उसके अंदर तो मीडिया का भी हाल आप देख रहे हैं कि मीडिया के भी जो लोग हैं, जो चैनल्स हैं, उनका अपना हाल ख़राब है इस वक्त। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास पॉलिसी जो है ना वो दिखाई नहीं देती किसी किस्म की भी कि वो किसी तरीके से इसको पॉजिटिव साइड पे ले जा सकें। और वो दिन ब दिन जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है ना वो और नेगेटिव आ रही है कि वो और कारोबार का मजीद जो है ना वो डाउन साइड के ऊपर लेके जाए। अच्छा, तुम्हें ये बताइएगा कि NOC की जानिब से वैक्सीनेशन कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर भी आयद कर दी जाएगी और वो है कार्ड दिखा के पेट्रोल डलवाएंगे, तो ऐसा कोई इम्कान कराची में? देखें, ये चीज़ सबसे पहले इन्होंने पंजाब के अंदर की, पंजाब में इम्प्लीमेंट की। उसके बाद आपको जैसे कि पता है कि हमारे यहाँ का जो पुलिस का और ये सारा निज़ाम है वो एक नया अकाउंट हमारे लिए खुल गया डेली का कि जी आते थे पंजाब के अंदर पेट्रोल पंप बंद किए, सील किए, चले गए, फिर जाकर उनसे बात की, सेटलमेंट किया, खुलवाए। हमारे जो वहाँ के जितने भी इलाकाई रहनुमा थे उनकी डेली ये रूटीन में हो गया था कि जी आज 2 पंप सील हो गए, खुलवाए हैं, आज 3 पंप सील हो गए, वो खुलवाएं, आज 4 पंप सील हो गए, वो खुलवाएं। कल गुज़श्ता रोज़ इन्होंने कोयटा के अंदर ये वहाँ के जो आपने जैसे सुना भी होगा, कोयटा में वहाँ के जो DC साहब थे उन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन की कि जी आप बगैर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट देखे हुए किसी को भी पेट्रोल नहीं डालेंगे, पेट्रोल ना डीजल देंगे। अब कोयटा का निज़ाम आपको पता है कबायली सिस्टम है, वहाँ पे छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा अगर बढ़ता है तो इस कदर हद से तजावुज़ कर जाता है कि कहीं का कहीं चला। तो वहाँ के जो हमारे एसोसिएशन के नुमाइंदगान हैं उन्होंने अपने तौर पे बैठ के वहाँ पे ये फैसला किया कि जी हम जो है गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए पेट्रोल पंप्स बंद कर रहे हैं। और माशाल्लाह से फौरी तौर पे वहाँ पे पूरे कोयटा के जो 100 के करीब पेट्रोल पंप्स थे वो 15 मिनट के अंदर अंदर सारे पेट्रोल पंप्स पूरे कोयटा के बंद कर दिए गए। इस चीज़ के ऊपर फ़ौरन DC साहब जो थे उन्होंने कांटेक्ट किया। DC साहब ने कांटेक्ट करके कहा कि जी है ना मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारे वहाँ के जो मकामी कायदीन थे उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि जी हम आपसे तो बात करेंगे ही नहीं। अब जो भी बात होगी वो या तो कमिश्नर साहब से होगी या फिर है ना चीफ मिनिस्टर से होगी। तो कमिश्नर साहब ने इंटरवीन किया बीच में। कमिश्नर साहब ने अश्योरिटी दी कि जी अब हम ये चीज़ वापस ले रहे हैं। उस अश्योरिटी की बेस के ऊपर आज तकरीबन कोई है ना 12 साढ़े 12 बजे के करीब दोपहर में जाके दोबारा से कोयटा के सारे पेट्रोल पंप्स जो थे वो दोबारा खोले गए। अच्छा, तुम्हें कहा गया कि पंजाब के अंदर भी कि NCOC की तरफ से एक पाबंदी हुई थी कि जो भी शख्स पेट्रोल डलवाने आएगा तो वैक्सीनेशन कार्ड दिखाकर वो पेट्रोल डलवाएगा, तो पंजाब में क्या सूरत हाल है? वहाँ पे भी रोज़ाना के झगड़े, मसले मसाइल, आवाम के साथ तल्ख कलामी होना,
ये मामूलात ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। तो वहाँ पे भी अब जाके थोड़ा सा मामला ये इस पे थोड़ा सा हाथ जो है वो हौला किया गया है, वरना वहाँ पे तो रोज़ाना का मामूल था कि डीसी आके पंप बंद करके जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हमारे रहनुमा जा रहे हैं, कायदीन जा रहे हैं, जाके उनसे बात करेंगे भाई आप खोल दें, खुलवा रहे हैं। वो खोलने के लिए जो सिलसिले होते हैं वो आपको पाकिस्तान में पता है कि क्या क्या कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ एक है ना, मैं नहीं समझता कि ये इम्प्लीमेंट पेट्रोल पंप्स के ऊपर या सीएनजी स्टेशन के ऊपर हो सकती है। शाम के वक्त जिस वक्त ऑफिस बंद होते हैं उस वक्त एक जमे गफीर जो है वो बाइकर्स का और गाड़ी वालों का निकलता है और पेट्रोल पंप्स की तरफ जाता है, क्योंकि दो वक्त होते हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर रश लगने के। एक अर्ली मॉर्निंग का कि जिस वक्त लोग अपने कारोबार की तरफ और काम की तरफ या जॉब्स की तरफ जा रहे होते हैं, उस वक्त या तो रिफ्यूलिंग कराते हैं, या मेजॉरिटी जब वापस आ रही होती है उस वक्त कराती है। रश इस कदर ज़्यादा होता है हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर कि ये नामुमकिन है कि जी कोई अगर 50 रुपये का पेट्रोल डलवाने के लिए खड़ा हो तो हम उससे पहले बोलेंगे भाई अपना पहले कार्ड दिखाओ। जितनी देर में वो कार्ड दिखाएगा इतनी देर में जो पीछे कस्टमर्स खड़े हुए हैं वो एक झगड़ा और फसाद का बायस बनता है। कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल पंप पर है तो वहाँ भी एसओपीज़ का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, तो फिर ये जो है एनसीओसी जो है ये क्यों आप लोग पर जो है ये बम गिराना चाह रही है? देखें बात यह है कि पेट्रोल पंप तो इनके निशाने पे, क्योंकि पेट्रोल पंप एक ऐसी जगह है कि मेन रोड के ऊपर होता है, एक खुली जगह है, दिखाई दे रहा होता है, तो ये इनके निशाने पे आ गया। पेट्रोल पंप हो या सीएनजी स्टेशन हो, ये निशाने पे आ गए। मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि ये इनको जो छोटे छोटे बाजार हैं, अगर आप बाज़ारों के अंदर जाएँ वहाँ पे वैसे ही रश होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं केस के सिलसिले में सिटी कोर्ट गया। सिटी कोर्ट के अंदर ये आलम था कि एक से दूसरा इंसान, एक की जान में दूसरा घुस के चल रहा था। तो क्या एनसीओसी, क्या कोरोना का मामला जो है ये सिटी कोर्ट के अंदर नहीं है? क्या हाई कोर्ट्स के अंदर नहीं है? वहाँ पे आप जाके आप चाहें तो सुबह अपने कैमरामैन को भेजें, वहाँ जाके चेक करवाएं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे से लेके 12:30 बजे तक दोपहर में कोर्ट के अंदर क्या हालत होती है। तो वहाँ नहीं है। लेकिन ये सारा कोरोना जो आ रहा है या तो आ रहा है क्या कहते हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर, या निशाना बने हुए बेचारे रेस्टोरेंट्स वाले जो है सारे के सारे ये निशाना बने हुए, या सीएनजी वाले बने हुए हैं जिसका रोड के ऊपर इनको कारोबार चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो सबसे पहला निशाना है। तो मैं तकरीबन मैं समझता हूँ कि 19 माह के दरमियान हो गया है और कोरोना की वजह से यानी लॉकडाउन की बात तो छोटे बड़े तजारती मरकज़ को भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट पर तो नहीं, तमाम जो है जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया, तो नुकसान तो उनको भी हुआ है ना? नहीं देखें, अब तो काफ़ी सारे मुल्कों ने, मैं कल या परसों के न्यूज़पेपर के अंदर था कि काफ़ी सारे मुल्कों ने अब जो कोरोना की जो पाबंदियां उनको उठाना शुरू कर दिया है। जो है ना ग्रेजुअली तो उठा रहे थे, लेकिन कुछ मुल्कों ने तो मुकम्मल पाबंदियां ख़त्म कर दी और उन्होंने कह दिया कि जी ये तो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके साथ ही हमने रहना है, कब तक हम पाबंदियाँ और ये चीज़ लेके चलेंगे। जहाँ तक बात है पेट्रोल पंप्स की, तो पेट्रोल पंप के ऊपर ही क्यों, मतलब अगर आपने पेट्रोल पंप पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। ये तो हो सकता है कि जी हम लोगों से बोलेंगे जी मास्क पहन लो या हेलमेट का इस्तेमाल करो या मास्क पहनो। ये नहीं हो सकता पेट्रोल पंप के ऊपर कि हमारा जो वर्कर है वो हर आने जाने वाले कस्टमर से पहले बोलेगी जी आप अपना वैक्सीन कार्ड दिखाएं फिर हम आपको पेट्रोल डालेंगे। आपको पता है इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, अपने ऑफिस से निकलता है, वो एक है ना रोज़ाना, मैंने खुद अपने पेट्रोल पंप के ऊपर खड़े होकर चीज़ विटनेस की है कि अगर किसी से आप पूछ लें कि जी आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, तो उसी बात को भी झगड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं लोग। तो ये चीज़ कम से कम पेट्रोल पंप वगैरह पर तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। चलते हुए एक छोटे से ब्रेक के साथ ब्रेक से वापस आएंगे और सुमेर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जाने से पहले हमारी सुमेर नजमुल हुसैन से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और ये तर्जुमान भी हैं आल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन के। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है क्योंकि आजकल ओगरा की जानिब से जो है वो पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जिसके बायस आवाम भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो मेरी ये बताइएगा कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे पंजाब की और पंजाब के बाद हम गए कोयटा के बाद हम बात कर रहे थे कुछ कराची के अंदर भी
जो आपने बताया कि अगर कोर्ट जाओ तो वहाँ पर जो है वो कोरोना को देखें, तो वहाँ कोई SOP का ख्याल नहीं है, तो क्या कहेंगे मजीद? देखिए, मैंने तो पहले ही अपनी बात की ना कि कहीं पर भी इनको जो लॉ बाइडिंग, जहाँ सबसे ज़्यादा लॉ बाइडिंग होनी चाहिए, कि कोर्ट के अंदर मैं तो देख के हैरान परेशान था कि जी यहाँ पे तो कोई ना फेस मास्क लगाया हुआ दिख रहा है, ना कोई है ना सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, ना कुछ है। सुबह मैंने देखा कि ना वो मतलब आपस में गले भी मिल रहे हैं लोग और हर तरह से हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ करनी है? इम्प्लीमेंट करनी है कारोबारी अशखास के ऊपर। बड़े बड़े मॉल हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, रेस्टोरेंट्स के अंदर। मतलब मुझे समझ नहीं आता है, कोरोना जो है वो पेट्रोल पंप हुआ, रेस्टोरेंट्स हुआ, ये यहीं पे घूम रहा है और कहीं पे मतलब इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब मैं अपनी आंखों से देख के परेशान हूँ कि जी छोटी मार्केट्स जो हैं वहाँ पे तो जगह ही नहीं होती इंसान के चलने की बिल्कुल भी जाना। वहाँ पे ना कोई मास्क का सिस्टम है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मतलब खुली खुली जगह है, ज़्यादा पाबंदियाँ जो है, ज़्यादा पाबंदियों का इतलाक भी वहीं पर है। अच्छा, तुम्हें ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम की मसनूआत पर जो है सेल टैक्स की शरह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जी। तो क्या कोई दुरुस्त है ये? जी बिल्कुल सही बात है। असल में हुकूमत ने अपनी तरफ से जो ना पेट्रोल की प्राइस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की दो वजूहत हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो एकदम ब्रांड की बढ़ी है। दूसरा, आपको पता है कि हमारे यहाँ डॉलर जो है वो 170 रुपये से भी ऊपर अब चला गया है। तो इन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ों के ऊपर ख़ासतौर पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एक, इन्होंने डीजल के ऊपर जो 17% GST होना चाहिए उसको अप्रॉक्सीमेटली 11.5%, 11.68, और पेट्रोल के ऊपर 17% की जगह 10.5% किया हुआ। तो दोनों के ऊपर अगर आप देखें तो एक पे तकरीबन 6.5 और एक पे 5.5% कम किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने इस दफ़ा फाइनेंशियल बिल के अंदर रखी थी वो थी PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो इन्होंने IMF से कमिटमेंट किया हुआ है कि 600 अरब रुपए हम आपको हर हालत में कलेक्ट करके PDL के नाम पे देंगे। अच्छा, PDL के नाम पे अगर आप जमा करने पे आते हैं तो आपकी जो सालाना कंजप्शन है पिछले कुछ सालों की, अगर आप उसके ऊपर देखें तो 30 रुपए के करीब फौरी तौर पे आपको पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाना पड़ेगा। PDL जो इस दफ़ा इन्होंने तकरीबन 5 रुपये लगा दिया है। तो जो चीज़ फोर्सी की जा रही है, एक तो ये देखा जा रहा है कि $80 से $85 पे ब्रांड वैसे भी इस साल के एंड तक चला जाएगा, जो फोर्सी किया जा रहा है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट सेल टैक्स को एडजस्ट करती है, दोबारा 17% के ऊपर ले आती है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, और अगर PDL बढ़ाती है, तो मुझे तो लगता है कि इस साल के एंड तक जो है ना सार्फिन को मतलब बहुत बुरी खबर है उनके लिए कि कम से कम भी 160 से 65 रुपए लीटर जो है ना पेट्रोल और डीजल 160 या 70 रुपए लीटर हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि अगर इस किस्म का ये जो हुकूमत की जानिब से अगर ऐसी चीज़ हो गई तो फिर आप लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? रद्द-ए-अमल मतलब हमारा क्या, हम तो सिर्फ और सिर्फ हमने तो सेल करना है। हम तो पीछे से आता है, हम तो सिर्फ अपना मामूली से 3 रुपये कमीशन होता है वो रख के, अब चाहे 150 रुपये का हो चाहे 100 रुपये का हो, हमारा मार्जिन फिक्स है इसके ऊपर, पेट्रोल और डीजल के ऊपर 3 रुपये हमारा मार्जिन है। हम वो रख के आगे सेल कर लेते हैं। असल सर्वाइव तो ये अवाम ने करना है कि जी अवाम की जेबों पे डायरेक्ट ये जेबों से जाएगा। इसी के अगर आप साइमल्टेनियसली देखें तो CNG के साथ क्या किया, CNG के साथ ये किया कि जी है ना बाय फोर्सली एक साल पहले ख़ास तौर पे जो सिंध के CNG स्टेशन हैं इनको कन्वर्ट किया गया लोकल गैस से RLNG के ऊपर, और ये कह के किया गया, बाकायदा थ्रेट की गई कि जी अगर आप लोकल गैस पे रहेंगे तो हम आपको इनडेफिनेट पीरियड के लिए बंद कर देंगे। बहालत मजबूरी हमने, अच्छा इसके अंदर ये भी था कि कुछ हमारे अपने अंदर के लोग शामिल थे कि जिन्होंने जो है ना पहले जाके, आपके अंदर के लोग कौन लोग शामिल थे उसकी भी वजाहत कर दी जाए ना। बस अब नाम लेना मुनासिब नहीं होता, लेकिन है ना ये कि 7 से 8 लोग ऐसे थे कि जो जाके पहले RLNG के बाद कन्वर्ट हो गए। हम उन्हें समझाते रहे कि यार देखो अभी हमें जरूरत मतलब नहीं है। आपके भी सफों में कुछ काली भेड़ें जी जी जी, काली भेड़ें तो हर जगह मौजूद होती हैं, आपको पता है। तो वो काली भेड़ों ने जाके अपना किरदार अदा किया। अच्छा, फिर उन्होंने रेट कम कर दिए अपने अपने स्टेशन के। हालांकि उस वक्त पिछले अप्रैल के अंदर कोविड की सिचुएशन ये थी कि मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उसके ऊपर ये बात लिखता था कि भाई अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम 2 साल के बाद एक दूसरे की शक्ल देखने की पोजीशन में हो। ऐसा ना हो कि पता नहीं आप हमारे में से कितने लोग बचेंगे, कितने लोग नहीं बचेंगे। उस वक्त भी वो उनको कारोबार सूझ रहा था और उन्होंने CNG की प्राइस कम करके रखी थी और है ना RLNG ले ली थी। उनकी वजह से पूरी जो सिंध के तमाम स्टेशन थे उनके ऊपर प्रेशर पड़ के सब RLNG के ऊपर गए। आज ये सिचुएशन है कि जो पीछे से RLNG आ रही है वो इतनी महंगी हो चुकी है
कि तकरीबन 125 रुपए की तो सिर्फ और सिर्फ RLNG बेस प्राइस है। अच्छा। इसके ऊपर 25 रुपए तकरीबन GST लगता है, 5.5 रुपए के करीब है ना विद होल्डिंग टैक्स लगता है, तो सिर्फ जो गैस की प्राइस है वो 156-57 रुपए बन जाती है। 20 रुपए के करीब 1 किलो गैस को CNG में कन्वर्ट करने का जो खर्चा है वो 20 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। तो सिर्फ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल देखें तो ये 175 रुपए तो हमें कॉस्ट कर रहा है। कुछ लोग अभी भी ये सोच के कि जी पिछले महीने रेट चूंकि कम था, उनको हालांकि हमने समझाया है लेकिन वो 165 पे बेच रहे हैं। कुछ लोग ये समझने को तैयार ही नहीं, वो कहते हैं कि जी नहीं 2 महीने पहले हमने जो बिल भरा था उसी हिसाब से बिलिंग होगी, तो वो 145 पे बेच रहे हैं। अच्छा सुमेर, आप ये तमाम चीज़ें तो बता रहे हैं, तो कभी आपने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जो आपकी एसोसिएशन हाल पाकिस्तान आपकी तेजी एसोसिएशन जी है, जी। तो क्या कभी उनके अहदेदारान ने मुलाकात की वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से? तो वो क्या बताते हैं? कुछ शिकायत तो करते होंगे पिछले दौर में ये महंगा था जिसके साथ हमको करना पड़ रहा। नहीं तो अब उनकी शिकायत ये वाजिब इसलिए नहीं रही कि वजह यह है कि पिछली गवर्नमेंट ने 13.35% के हिसाब से मुआहदे किए हुए थे कतर के साथ कार्गोस के, ठीक है ना, जिसको ये कहते थे कि बहुत महंगे कार्गोस हैं। अच्छा, उसमें से पिछले कुछ माह के अंदर गवर्नमेंट ने जो 13.35 के हिसाब से जो कार्गोस इनको कतर से मिलने थे वो इन्होंने अपनी हस्ब मंशा जो ना कैंसिल किए। उस कैंसिलेशन की वजह से जो एक चेन होती है वो चेन टूटी। वो चेन टूटने की वजह से इनको स्पॉट बाइंग करनी पड़ी, और स्पॉट बाइंग तो मैं बस क्या कहूँ, जो $13.35 के ऊपर ये लान तान करते थे पिछली गवर्नमेंट के ऊपर, वही इन्होंने खुद आके 25.96% तक इन्होंने कार्गोस खरीदे हैं। अभी भी जो कार्गोस पेंडिंग है वो तकरीबन 25% 26% और अभी तो सुनने में आ रहा है कि आगे अक्टूबर के लिए अब इन्होंने कैंसिल किया, नहीं तो इनको तो 31% की बिड आई थी। आप समझ रहे हैं कि पिछली जो हुकूमत थी तो उसके दौर में आप लोग को बड़ा रिलीफ था। देखिए, हम उसके हुकूमत में तो हम RLNG पे थे ही नहीं, इंडिजिनस गैस के ऊपर थे और अपना काम आराम से सुकून के साथ चला रहे थे। अभी भी अगर ये हमें दोबारा इंडिजिनस गैस के ऊपर शिफ्ट कर दें, जो इन्होंने हमें थ्रेड करके, देखिए कुछ बातें समझने की जरूरत है। सुई सदर्न गैस कंपनी जो कि सिंध और बलूचिस्तान को देखती है डिस्ट्रीब्यूशन को, इसकी अपनी RLNG कुछ भी नहीं है, कोई RLNG इसकी एलोकेट नहीं है। RLNG जितनी पाकिस्तान के अंदर आती है वो सब SNGPL की होती है। जब आपके पास अपनी RLNG है ही नहीं तो आप हमें लोकल गैस ही आप RLNG की कॉस्ट पे बेच रहे हैं। ये सुई सदर्न गैस कंपनी कर रहा है, जो कि एक तरह से एक क्राइम है। लेकिन बोले कौन? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब सुई सदर्न गैस जो है वो जो क्राइम कर रहा है, एक क्राइम कर रहा है कि जी बेचिए, हमें लोकल गैस ही रहे हैं। अच्छा, कोई लोकल गैस बेच रहे हैं लेकिन RLNG के प्राइस के ऊपर, क्योंकि आज तक एलोकेशन एक मॉलिक्यूल भी जो आता है वो सुई सदर्न गैस कंपनी का अपना नहीं है। वो 100% जो RLNG आती है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की है। तो जब एक चीज की मलकियत ही आपकी नहीं है तो फिर आप वो बेच कैसे रहे हैं? अब ये सवाल इनसे करो तो कोई जवाब नहीं होता इनके पास, नहीं। अच्छा, फिर इन्होंने हमें कहा कि हमने अभी एलोकेशन कराई है कि जी जनवरी से हमें वो मिलनी शुरू होगी, RLNG हमारी अपनी आनी शुरू होगी। तो हमने बोला भाई जनवरी तक होगी तो आप कम से कम जनवरी तक तो हमें दोबारा से इंडिजिनस गैस के ऊपर शिफ्ट कर दें कि कम से कम हम ये, और 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिलीफ हमें मिलेगा ये 100% कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर ये हमें आज इंडिजिनस गैस के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कल अगर ये हमें लेटर दे देंगे जी आप सब इंडिजिनस के ऊपर शिफ्ट हैं, कल जिस टाइम लेटर मिलेगा उसके 5 मिनट के बाद पूरे सिंध के अंदर जो रेट होगा ना वो 180 रुपये या 170 रुपये नहीं होगा, वो 120 और 123 रुपये होगा। ये आवाम तक जाएगा रिलीफ, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है किसी किस्म के भी। एक ज़माने में हम 72 mm CFD तक बेच रहे थे, आज हम 13, 14, 15 mm CFD पे आके खड़े हो गए। मतलब टोटल समझ लें कि हमारा कारोबार तो इन्होंने पहले लोड शेडिंग के जरिए, फिर RLNG के जरिए, एक पूरे सोचे समझे मंसूबे के तहत, जैसे प्लान A, प्लान B, प्लान C होता है, ये अपने प्लान्स लेके चलेंगे। प्लान A के तहत इनकी पहले लोड शेडिंग करो, फिर प्लान B के तहत इनको RLNG के ऊपर लेके आओ, फिर प्लान C के तहत उसी RLNG के ऊपर जो इस मतलब माली साल से पहले 5% GST था और पिछली गवर्नमेंट से अश्योर किया था कि इस पर 5% से नहीं बढ़ेगा, इन्होंने 17% कर दिया। उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 0 थी, वो 5% कर दी। इन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट भी पड़ गया RLNG की कीमत के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली इन 3 चीज़ों की वजह से कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इस वक्त मैं आपको गारंटेड एक बात बता रहा हूँ कि तकरीबन हर पंप सिंध के अंदर वो पिछले 3 माह से सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर को बचाने की खातिर, कस्टमर को मेंटेन रखने की खातिर इस टाइम हर स्टेशन जो है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए
पिछले 3 माह से लॉस कर रहा है, मतलब 4 से 5 लाख रुपए लॉस कर रहा है हर और स्टेशन। हर स्टेशन। हाँ। तो तकरीबन कितना लॉस होगा मतलब पूरे पाकिस्तान ये अगर आप समझे तो पूरे सिंध के अंदर अरबों रुपए के अंदर लॉस हो चुका है पिछले 3 माह के तो अंदर। उसमें आपके साथ साथ फिर हुकूमत को भी तो लॉस हो रहा होगा ना? हुकूमत को कोई लॉस नहीं है ना, हुकूमत को इसलिए कोई लॉस नहीं है कि हुकूमत तो जीएसटी पूरा ले रही है उसके ऊपर, हुकूमत GST पूरा ले रही है? पूरा जीएसटी ले रही है, हुकूमत कस्टम ड्यूटी पूरी ले रही है। अच्छा, हुकूमत के करदा गुनाह की सजा सिर्फ सीएनजी सेक्टर और सीएनजी का जो सारिफ है वो भुगत रहा है। ये बात भी आपके लिए शायद है ना थोड़ी सी है ना ब्रेकिंग हो कि ये जो महंगी गैस आ रही है इसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ वो सीएनजी सेक्टर भुगत रहा है, इसके अलावा कोई नहीं भुगत रहा। जो गैस आ रही है उससे सीएनजी मतलब करता है वो भुगत। यही गैस पंजाब जा रही है। पंजाब में इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को ये अश्योरिटी दी हुई है कि जी चाहे $20 की गैस आए चाहे $15 की गैस आए, हम आपको $6.5 में फिक्स गैस देंगे। RLNG जो देंगे पंजाब के जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको $6.5 के अंदर हम देंगे। हम कहते हैं कि भाई वो अगर आपके अपने तो क्या हम सौतेले हैं? तो कराची कितना दे रहे हैं? कराची नहीं, बात मैं कर रहा हूँ पूरी सिंध की। हमें 2450 रुपए में दे रहे हैं। 2450 रुपए का मतलब ये कि $15 के करीब हमें दे रहे हैं। $15 के अंदर जो एक्चुअल प्राइस ऑगरा निकालती है वही प्राइस हम पे इंप्लीमेंट हो जाती है, जबकि जो पंजाब का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको इस पर सब्सिडी दी जा रही है। तो भाई जब आप इतने बड़े सेक्टर को टेक्सटाइल को वहाँ पे सब्सिडी दे रहे हैं तो थोड़ी सब्सिडी की जो छीटें हैं भाई वो हमारे सेक्टर को भी डाल दें, तो ताकि हम ये रिलीफ जो है अपने पास तो नहीं रखेंगे। हम तो चाहते हैं कि आज जो रिलीफ हमें मिल जाए, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी हमें सीएनजी बेचनी पड़े तो हम बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भी पीछे से माली वो मिलेगा, इमदाद मिलेगी, हम सीधे फॉरवर्ड कर देंगे। हमने इनसे रिक्वेस्ट की, हमारी जो सेंट्रल कमेटी है वो पिछले 1 माह के अंदर कोई 4 से 5 दफ़ा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में मुलाकात कर चुकी है, फाइनेंस में भी मुलाकात कर चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर हमने सजेशन ये दिया कि जी आप कुछ अर्से के लिए जो GST है इसको सस्पेंड कर दें, क्योंकि इससे ये होगा कि जो आपने महंगे कार्गोज लिए हैं उसमें हमें कम से कम कुछ रिलीफ मिलेगा कि हम कीमतों को नीचे ला सकेंगे। कुछ अरसे के लिए आप जो है ये कस्टम ड्यूटी 5% लगाई हुई है ये भी हटा दें। और हम नहीं कहते कि हमें $6.5 के करीब जो है ना वो आप करें, 6.5 नहीं तो $3 या $4 हमें भी वहाँ से रिलीफ दें और दूसरी तरफ GST का रिलीफ दें, तो ऑटोमेटिकली कीमत इतनी नीचे आ जाएगी, 130-135 रुपए के करीब आ जाएगी। लेकिन जो सबसे मेन हल है ना इसका सिंध के, अगर मैं मफाद की बात करूं उसके तहत, तो ये है कि जी हमें दोबारा से लोकल गैस के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। लोकल गैस पे शिफ्ट करेंगे 130 रुपये रेट दोबारा हो जाएगा। अच्छा सुमेर, ये तो आपने सीएनजी या पेट्रोल की बात की, हम बात करते हैं महंगाई की। लॉकडाउन तकरीबन के दौरान तमाम छोटे बड़े मराकज़ बंद रहे, तो आप क्या समझते हैं कि अब वैक्सीन भी हर मार्केटों में लगाई जा रही है, पंपों पर लगाई जा रही है, वहाँ वैन गाड़ियाँ भी लगाई जा रही हैं कि उसके ज़रिए पेट्रोल पंप पे भी कि वैक्सीन वैन गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई। तो तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी तो हुकूमत आपकी ये मुश्किलात को दूर क्यों नहीं कर रही? हुकूमत की सोच ही नहीं है मुश्किलात को दूर करना। असल में हुकूमत ग्राउंड पे ग्राउंड रूट्स के ऊपर आके चेक करे, लोगों के मसाइल तो पता लगे ना। शाम को कोई ना कोई जो मुआविन खुसूसी हैं वो बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर, टीवी पे बैठ के वो ये सब अच्छाई की खबर दे देते हैं। अब जब वज़ीर आज़म साहब तक सब अच्छा है कि खबर पहुंचेगी तो उनको तो नहीं पता लग रहा कि जी आवाम के मुश्किलात क्या हैं। अब जैसे कि कल एक हमारे जो वज़ीर साहब उन्होंने जो ना बयान दे दिया कि जी पाकिस्तान के अंदर जो वो है हर इंसान की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ गई है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने बयान दिया, क्योंकि जो एशियन बैंक और IMF की जो रिपोर्ट है आप 13.5% नेगेटिव में खड़े हुए हैं। मतलब आप जो 2008-2009 वाली जो टाइम था आप दोबारा से वहीं आ गए, 13.5% नेगेटिव में खड़े। वो कह रहे हैं कि जी आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। अब या तो वो डॉलर की कन्वर्जन करके कह रहे हैं, ये वैसे ही है जैसे बयान एक दफ़ा एक और जो वज़ीर साहब तो उन्होंने दे दिया था कि जी है ना हमें बाहर से जो BRT के लिए जो इमदाद मिल रही है वो मिल डॉलर के अंदर रही है, लेकिन वो हम पैसों के अंदर करेंगे। तो वो जो एंकर थे वो भी परेशान हो गए थे कि भाई आप कौन सी कैलकुलेशन लेके आ रहे हैं। तो जब सब अच्छा है कि खबर वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचेगी तो फिर कुछ भी सही नहीं होगा। ये एक्चुअल फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको दें। सही खबर पहुँचाने के लिए कौन सा रास्ता है? वो खुद आए, खुद चेक करें हर चीज़ को, हर चीज़ तक खुद अपनी अप्रोच बनाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो खुद अवाम में जाते थे, अवाम में जाके उनके मसाइल देखते थे। उन्होंने किसी वज़ीर के ऊपर या किसी मुशीरों के ऊपर नहीं छोड़ रखा था। अगर कोई बुढ़िया अपने घर के अंदर भूखी थी तो वो खुद गए थे उसके घर पे अनाज लेके, खुद जाके उसकी दाद रसी की थी।
दादरसी करें। हमारे लिए तो जो है ना, हमारे लिए तो हमारे जो वजीर आजम है वही एक तरह से वजीर मुमलिकत के मेन पर्सन है, तो वो बाप की हैसियत रखते हैं इस पूरे रियासत के लिए। वो अपना किरदार अदा करें, किरदार अदा करते हुए आम आवाम तक डायरेक्ट पहुँचें। वो इन मुशीरों को और इनको जो ये जो बैठे हुए सारे, इनको बाईपास करें, इनको सबको हटा के बोलें भाई डायरेक्ट मैं आवाम से बात करूँगा। चलते हम एक छोटे से ब्रेक के तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और तुम्हें से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारी सुमेर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे कि सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, अगर वो मुल्क की तरक्की चाहती है तो गरीबों को चाहे किसी भी शोबे से वाबस्ता हो उनको रिलीफ देना होगा, और जब रिलीफ देंगे तो यकीन तौर पर मुल्क भी तरक्की करेगा और खुशहाल होगा। इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और तुम्हें से आज बात होगी महंगाई की। तुम्हें महंगाई आसमान से बातें कर रही है। जिस तरीके से आपने सीएनजी के हवाले से बात की, पेट्रोल के हवाले से बात की, आपने एक वफाकी वजीर का भी हवाला दे दिया, तो महंगाई के बारे में क्या कहोगे? महंगाई तो महंगाई का तो ये है कि जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसमें आप देख ही रहे हैं कि रोज़ाना का एक नया स्कैंडल है। कभी चीनी गायब हो जाती है मुल्क से, कभी गंदम गायब हो जाता है, कभी दूध गायब हो जाता है, कभी पेट्रोल गायब हो जाता है। ये तो चीज़ें एक के बाद एक गायब होती जाती हैं, फिर पता लगता है कि जी अचानक गायब हो गई और फिर अचानक इंपोर्ट हो गई। पहले हमें खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं कि जी इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हो गई है, आवाम खुश हो जाती है कि यार बम्पर क्रॉप हुई है, यानी कि इस दफ़ा हम खुद कफील हो गए हैं गंदम के अंदर, इस दफ़ा शायद हम एक्सपोर्ट करेंगे। पता लगता है महीना गुजरता नहीं है, उसके बाद आता है कि नहीं जी वो तो शॉर्टेज हो गई है, अब हमें दोबारा से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये चाहे आप शुगर का मामला देखें, आप गंदम को देखें, पेट्रोल का देखें, ये सब चीज़ें जो है इंटरलिंक है आपस के अंदर, और सब के अंदर एक ही तरीका वारदात चल रहा है कि पहले कहा जाता है कि जी वो बम्पर हो गया है, बहुत है हमारे पास वसाइल बेताशा है, और फिर अचानक से मार्केट से सब कुछ गायब हो जाता है। तो यही वजह बन रही है महंगाई की। बिजली है, बिजली आप देख लें हर महीने, मतलब यूनिट्स हम कितना ही कोशिश करें, मैं अपने घर की बात करता हूँ, अपने घर के अंदर मैं चाहे कितनी कोशिश करूँ कंट्रोल करने की कि यार एसी कम चलाओ, मोटर टाइम टू टाइम चलाओ, इस तरीके का इस्तेमाल कम करो, पीक आवर्स के अंदर बिजली का कम इस्तेमाल करो, चाहे कितना ही मैं कंट्रोल करूं, यूनिट्स तो कम हो जाते हैं, यूनिट्स को तो कंट्रोल कर लेता हूं, लेकिन बिल पिछले महीने के मुकाबले में पता लगता है कि जी 3-4-5 हज़ार रुपए ज़्यादा ही आया है। सुबह ये भी कहा जा रहा है कि आपने अच्छी बात की कि जब हम चलते हैं गैस की तरफ तो मुख्तलिफ घरों के अंदर गैस की बंदिश भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या वजह है? गैस की बंदिश की बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त सुइसोदन गैस कंपनी का जो नेटवर्क है ये ऑलमोस्ट कोलैप्स की तरफ है, और इनके जो नेटवर्क था एक ज़माने में 1265 MMCFD का था। टोटल सिंध के अंदर से जो गैस निकलती थी वो 2700 MMCFD निकलती थी, जिसमें से तकरीबन कोई 1500 MMCFD डायरेक्ट एलोकेट हुई हुई है, कुछ है ना फर्टिलाइज़र कंपनीज को, कुछ और ऐसी IPPs वगैरह को एलोकेट हुई हुई है। 1265 MMCFD आती थी सुइसोदन गैस कंपनी के नेटवर्क के अंदर, जो इस्तेमाल करता था पूरा सिंध। उसके अंदर सिंध के इंडस्ट्री, कमर्शियल, CNG, डोमेस्टिक सब शामिल थे, कैप्टिव पावर वगैरह सब शामिल थे। अब होना ये चाहिए था कि जब ये 1265 MMCFD का जो लेवल है वो नीचे गिर रहा था, इसको अपनी जगह रहने देते, जो कट ऑफ करनी थी इन्होंने जो डायरेक्ट एलोकेट की हुई है वहां से काटते, वहां से काट के इसको पूरा रखते हैं। आर्टिकल 258B जो है उसके तहत पहला राइट सिंध का है गैस के ऊपर, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो एलोकेशन हुई हुई है उसको अपनी जगह कायम दायम रखा। उसका जो सारी जो कमी आती जा रही है, जो अभी तकरीबन 2700 से 2200 MMCFD पे आ गई है, उसको सबको डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स सुइसोदन गैस कंपनी। 1265 से इस वक्त जो है ये लोग 950-960 के ऊपर चल रहे हैं। और जो मेरी नॉलेज है इतने अरसे से जो सुइसोदन गैस कंपनी के साथ मैं लिंक में हूँ,
जहाँ तक मुझे पता है 840 के ऊपर जाके इनका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मतलब 840 पे अगर चला गया इनका तो उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वजह यह है कि गैस जो है प्रेशर बेस्ड ट्रैवल करती है, प्रेशर की बुनियाद पर ट्रैवल करती है। लिक्विड की तरह नहीं है कि ना मतलब वो ग्रेविटी बेस्ड चले, ये प्रेशर की बेस पे चलती है। जब 850 PSI के ऊपर इसका वो आ जाएगा, MCFD के ऊपर इसका प्रेशर आ जाएगा, उसके बाद इसकी ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी लाइंस के अंदर। तो इस वक्त तो बहुत बड़ी मुसीबत तो खुद सुई सदर्न गैस कंपनी के लिए भी खड़ी हुई है, वो खुद इस वक्त बहुत बुरे हालात के अंदर है। इसीलिए ये कर रहे हैं कि ये रात को यूजुअली प्रोफाइलिंग कर रहे हैं कि रात को 11 बजे के बाद बहुत सारे जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे गैस बंद कर देते हैं। सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक के लिए गैस बंद रहती है और सुबह 6 साढ़े 6 बजे दोबारा गैस देते हैं, वो रात तक चलती है। रात को 11 बजे अक्सर मैंने तो मतलब मेरे घर में भी बीच में होना शुरू हो गया था कि रात को 11:30 बजे सुबह के वक्त भी चली जाती है, दिन में 11 बजे भी चली जाती है। रात 11:30 बजे के बाद अगर मैं चाय मांगता था 11 बजे के बाद तो जवाब मिलता था घर के अंदर के लिए तो गैस चली गई। अच्छा तुम्हें ये तो हम गैस की बात कर रहे हैं, हम चल रहे थे वापस महंगाई की तरफ। अब क्या सूरत है, क्योंकि हुकूमत ने तो तब्दीली का नारा लगाया था कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, मगर 3 साल हो गए, इस 3 साल के अंदर आवाम को रिलीफ तो नहीं मिला, महंगाई का एक तोहफा मिला, तो क्या कहोगे? सर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला और आपकी बात बिल्कुल 100% है कि महंगाई भी कोई लिमिट के अंदर होती है। जिस तरह की महंगाई अब आपने देखा है कि महंगाई की शरह 17% के ऊपर पहुंची हुई है। अब तो साबुन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जनाब, बिल्कुल साबुन की कीमतें, पहले साबुन के अंदर ये किया गया था कि साबुन का वजन कम किया गया था, वजन कम करते करते वो उन्होंने बोला कि भाई अब क्या इससे अगर कम करेंगे हम तो वो तो दिखाई नहीं देगा साबुन, तो उन्होंने अब तो कीमत बढ़ानी पड़ेगी। पहले अगर आप चेक करें तो पहले साबुन एक वेट वाला आता था, आहिस्ता आहिस्ता होते होते वो वेट उसके कम होने शुरू हुए। अब उन्होंने आखिर में आके कहा कि जी रेट ही बढ़ा दो, बेहतर ये है कि अब टिश्यू पेपर भी तो सुना है कि उस पर भी बढ़ा है। सब चीज़ों के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर नहीं बढ़ा रही है, बच्चों के पैम्पर तक के ऊपर प्राइस बढ़ गई है, हर चीज़ के ऊपर, दाल चावल घी। आज मैं देख रहा था कि घी 360 रुपये किलो हो गया, 360 रुपये किलो। आप खुद सोचें यार, 360 रुपये किलो अगर घी है तो हम मतलब चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है मजीद। सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 110 115 120 रुपए के करीब जाने वाली है। दूध का वही हाल है कि 110 रुपए के लीटर, 120 रुपए लीटर से कम मिल ही नहीं रहा कहीं पे भी। दही एक 1.25 के करीब पहुंचा हुआ है। आटा 80-85 रुपए किलो पे पहुंचा हुआ है। दालें वगैरह तो अब एक ज़माने में गरीब इंसान ये कहता था कि यार चलो यार दाल चावल खा के गुजारा कर लेंगे, ठीक है ना। आज की तारीख में तो दाल चावल भी जो है वो मैं कहूँगा कि दाल चावल भी एक लग्जरी के अंदर आ गया है। 350-400 रुपए किलो की दाल है, 250-150 रुपए किलो का चावल है। तो वो अगर 1 किलो चावल और 1 किलो दाल बनाता है कोई अपने घर के अंदर तो वही उसका 550-600 रुपए का खर्चा है। अच्छा तुम्हें, आप लोगों ने बात की कि FBR और FBR ने मुख्तलिफ टैक्स लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने तो एक ताजिर पे एक तलवार भी लटका दी है कि वो बिजली को बिल, तो क्या कहोगे? देखिए उसके ऊपर आज इत्तेफाक की बात है कि आज ही हमारी मुलाकात हुई है FBR के अंदर। वो सिस्टम है POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। वो ऑर्डिनेंस के तहत आया है, FBR के अंदर ऑर्डिनेंस आया उसके तहत आया POS सिस्टम। उसके अंदर यह है कि जी जिसकी भी जगह, जिसकी भी दुकान के ऊपर या कहीं पर भी किसी भी उसके ऊपर अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की मशीन लगी हुई है। अच्छा इसके ऊपर हम कैसे आए इसके अंदर, हम इस तरह है कि जी वो कह रहे हैं 3 आपके ऊपर क्लॉजेस लागू हो रही हैं। अच्छा। एक ये कि आप 1000 स्क्वायर फुट से बड़ी जगह के ऊपर जाए, मतलब कोई भी पेट्रोल पंप CNG स्टेशन 1000 स्क्वायर फुट से तो बहुत बड़ी जगह के ऊपर तो फर्नीचर वाला भी रखा है, सही ना। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की मशीन अगर आपके पास है तो उसकी बेस के ऊपर आपके पास POS जरूर लगेगा। तीसरी वजह ये कही गई कि जी 12 लाख रुपए सालाना से ऊपर अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो आप एलिजिबल हैं कि आप POS सिस्टम लगाएंगे। अच्छा POS सिस्टम जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है ना अनडॉक्यूमेंटेड, और हमारी इकोनॉमी चल सकती है ग्रे एरिया के अंदर। मैं अगर आपसे साफ साफ बात कहूँ तो हमारी इकोनॉमी ग्रे एरिया में चल सकती है। हमारी इकोनॉमी कभी भी ब्लैक और वाइट की सूरत में नहीं चल सकती। तो FBR ने आपको क्या जवाब दिया? FBR से जो हमारी बात हुई POS की, उनको हमने फिर समझाया कि देखिए हमारी जो सेल्स हैं ये डॉक्यूमेंटेड हैं, ये रिकॉर्डेड हैं। क्योंकि अगर मैं पेट्रोल और डीजल मंगाता हूँ किसी भी OMC से जिसके तहत मेरा पंप चल रहा है तो वो वहाँ से एक इनवॉइस जनरेट होती है, ऑटोमेटिकली मेरी जो GST और विदहोल्डिंग टैक्स है वो ऑन सोर्स ही मेरा डिडक्ट हो जाता है। तो मेरा जो वो अगर 8000 या 10,000 लीटर मैंने मंगवाया है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। अब वो मेरे पर मतलब ये आ गया कि जी ये मैंने खरीदा है तो फिर बेचा भी है, तो वो मेरी सेल्स जो है ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और जब साल एंड होता है, साल एंड होने के बाद जब हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर हम अपनी OMC से एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि जी हमने पूरे साल के अंदर कितनी
कितने KL कितने किलोलीटर हमने माल उठाया और कितना उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ, क्या हुआ, वो हम वापस सबमिट कर देते हैं। यही सिलसिला CNG का है। CNG का जो गैस का बिल आता है उसके अंदर आप कोई मामूली सी फॉर्मुलेशन है, वो लगा के सुई सदन गैस का वो FBR किसी भी स्टेशन का चेक कर सकता है कि इसकी महीने की सेल कितनी थी। इसके अंदर कोई किसी किस्म के भी जो है ना फिगर्स को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हमने जब ये बातें आज FBR के जो कमिश्नर थे उनसे मुलाकात हुई, उनको बताई, तो वो काफ़ी हद तक हमारी बातों से सेटिस्फाई हुए और उन्होंने हमें ये अश्योर किया कि जी चीफ जो चेयरमैन FBR हैं, मैं आप लोगों की अशफाक साहब, मैं आप लोगों की तरफ से आपका पूरा केस बना के और बाकायदा आपकी एडवोकेसी करते हुए फॉरवर्ड करूंगा वहाँ पे, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आपने बातें कही हैं वो वहाँ पे एक्सेप्ट हों और POS वाले मामले से आप हट जाएं। हाँ, एक चीज़ हमने भी उनकी एक्सेप्ट की कि जी जो जिन पेट्रोल पंप्स के ऊपर शॉप्स हैं, जैसे ये मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं, मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं, अलग अलग OMCs की नाम लेना मुनासिब नहीं होता, लेकिन हमने कहा कि जी आप चाहें तो उनके ऊपर लगा दें, क्योंकि वो एक तरह से परचून की दुकान ही होती हैं। मतलब लाइक जो पंप पे आते हैं तो लोग अपने बच्चों के लिए जनरल स्टोर टाइप की जगह होती है, तो वहाँ हमने कहा कि वहाँ अगर आप POS लगाना चाहें या POS उनके लगे होते हैं, अगर आप उस POS को अपने सिस्टम से लिंक करना चाहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब उन्हें हमने पेट्रोल और पेट्रोल पंप, पेट्रोल डीजल और CNG का बताया कि जी ये नहीं हो सकता, तो वो उन्होंने खुद कहा कि जी हमने इसके ऊपर अपनी भी रिसर्च की है, ये चीज़ पेट्रोल डीजल और CNG के ऊपर चल ही नहीं सकती POS की। अच्छा सुमेर, ये बताओ कि अगर NCOC ने कराची में एक तजुर्बे के तौर पर अगर पेट्रोल पंपों पर वैक्सीन कार्ड तलब कर लिया पेट्रोल या CNG के तो हवाले, तो फिर आप क्या करोगे? आप लोग क्या मुतालबा होगा फिर? सर, जो अभी वहाँ पे पंजाब के अंदर जिस तरीके से भाग दौड़ हुई है एसोसिएशन वालों की, वही भाग दौड़ पर यहाँ पे होगी। वो फिर या तो हमें कोयटा वाला जो मॉडल है वो अपनाना पड़ेगा कि जी हम ऐलान करें कि जी हम पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक रिश्वत का नया बाजार गर्म हो जाएगा। सीधी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो ये तो एक रिश्वत का बाजार ही नया गर्म हो जाएगा और एक नया हमारे लिए जो है ना अकाउंट रिश्वत का खुल जाएगा। और उसका वो आके कहेंगे कि जी किसी को भी रोड से पकड़ के ले आएंगे कि जी आपने इसको पेट्रोल दिया है, आपने इसका कार्ड चेक किया था। पहले तो ना हमारा वर्कर किसी की शक्ल पहचानता है कि कौन पेट्रोल डलवा के गया, ना उसको पहचान सकता दोबारा। वो किसी को भी रोड से पकड़ के ले आएंगे जी आपने इसको पेट्रोल दिया था और है ना आपने इसका कार्ड चेक किया, कार्ड तो है ही नहीं इसके पास, कार्ड आपने चेक नहीं किया इसका। ये चीज़ें आपको इससे पहले भी याद होगा कई दफ़ा और भी इम्प्लीमेंट की गई कि जी हेलमेट पहने बगैर जो है वो आप किसी को नहीं देंगे। क्या हुआ उसके अंदर एंड में जो झगड़े फसाद जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है वो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। उस चीज़ के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें सपोर्ट नहीं। हाँ, ये अगर चाहें NCOC वाले ना हम कार्ड्स चेक करें, और अगर इसी से मैं मुंसलिक करूँगा POS सिस्टम को भी कि अगर चाहें कि जी एक को रसीदें निकाल के दें कि 20 रुपए का भी किसी ने पेट्रोल डलवाया तो उसको रसीद निकाल के दें, तो फिर एक काम करें, हर पेट्रोल पंप के ऊपर 3 या 4 पुलिस वाले खड़े कर दें कि जी ताकि अगर कोई मसले मसाइल हो तो वो टेक केयर कर लें उसको। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो ये बताएं कि एक कन्वेंशन हुआ और कन्वेंशन के बाद मुल्क भर में जो है 29 तारीख को एक हड़ताल होने जा रही है FBR के खिलाफ, तो क्या आप लोग भी शामिल होंगे उसमें? देखें, जहाँ तक मेरी मालूमात है वो POS सिस्टम के खिलाफ ही है, ठीक है ना। POS सिस्टम जो लग रहा है उसके खिलाफ ही है। तो POS सिस्टम में जब हमारा ये है कि हमारा मामला ही बिल्कुल उससे सेपरेट है और हमारा जो तरीका है वो हमारा जो कारोबार है ना वो आम ये जो रिटेलर्स वगैरह हैं इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। और जब हमारी बात और ख़ुद FBR के कमिश्नर ने एक्सेप्ट की है और कहा है कि जी मैं आपका जो केस है वो वहाँ पे करूँगा, और चेयरमैन जो FBR हैं नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह हमारी उनसे भी मुलाकात होगी, हम उनके सामने पूरा केस रखेंगे और होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे और ये POS का जो मामला है ये अपनी इंडस्ट्री पर से CNG सेक्टर और पेट्रोल पंप्स के ऊपर से ये बिल्कुल जो है ना रिमूव हो जाएगा। हमारे साथ सुमेर नजमुल हुसैन साहब मौजूद थे और कोऑर्डिनेटर 3 जोन आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के, और बल्कि तर्जुमान भी हैं आल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन के, और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। और उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल पंप या CNG को रिलीफ दे, और जहाँ तक की बात है कि अगर पंजाब और कोयटा में अगर जो NCOC ने जो कार्ड की शर्त रखी थी और वो नाकाम हुए, तो अगर कराची में ये करने की कोशिश की तो हम तमाम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे, और बल्कि अगर हुकूमत ने हमें रिलीफ दिया तो हम उनका साथ भी देंगे। मार्केट और मसाइल थे आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।